नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पे। यूपीटीजीटी की इस श्रृंखला के तहत हम अ, नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसके लिए आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका क्विक रिवीजन हम करेंगे और जितना भी होगा हम एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति का जन्म यूनान में हुआ, परंतु विकास जो इसका यूरोप में हुआ। राजनीति शब्द जो पॉलिटिक्स से बना है। पॉलिटिक्स शब्द जो पॉलिस से बना है। और ये पॉलिस कैसा शब्द है? पॉलिस एक यूनानी भाषा शब्द है। आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन में ये जरूर क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिस किस शब्द से बना है। तो ये यूनानी शब्द से बना है ये। और पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य अर्थ होता है। और पॉलिस शब्द की परिभाषा है, एक नगर राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, जो अरस्तु ने लिखी है। अब अरस्तु के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक बोलते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो है राजनीति शब्द का प्रयोग अरस्तु ने ही किया। इनके पिता का नाम था प्लेटो। प्लेटो को भी दार्शनिक राजनीति का जनक बोलते हैं। प्लेटो भी एक महान विद्वान थे। फिर है अरस्तु को नागरिक शास्त्र के तहत। और अरस्तु ने एक और सबसे महत्वपूर्ण काम किया, अरस्तु ने राजनीति को नागरिक शास्त्र से पूर्णतः अलग किया। फिर इसमें लिखा राजनीति विज्ञान के जनक जो अरस्तु को बोलते हैं। और नीचे लिखा है इसमें, अब राजनीति को किन किन नामों से जानते हैं। तो राजनीति को सबसे पहले राजनीति शब्द जो है किसने प्रयोग किया? अरस्तु ने। फिर राजनीति विज्ञान विलियम गॉडगिल ने कहा है इसे। ये सब अपने टीजीटी के एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा पूछे जाते हैं ये। और राजनीति का विज्ञान इन्हें फ्रेडरिक पोलैक ने कहा है। संभाव्य कला बिस्मार्क ने कहा है। फिर फ्रेडरिक पोलैक ने राजनीति को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 सैद्धांतिक राजनीति, नंबर 2 व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति में राज्य की मूलभूत समस्याएं आती हैं और व्यवहारिक राजनीति में राज्य की क्रियाकलाप आते हैं। फिर अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान का क्वेश्चन आएगा, तो फिर राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा। तो अरस्तु के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम याद रखें। अपने यूपीटीजीटी से बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। फिर गिलक्रास्ट की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है, राज्य प्लस सरकार का अध्ययन राजनीति कहलाता है। ये किसने कहा है? गिलक्रास्ट ने कहा है। ये यूपीटीजीटी में सीधी सीधी परिभाषा कई बार पूछी गई है। हम अभी अध्ययन करेंगे। अब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इस चीज को। अब यहाँ से पहला सेगमेंट शुरू होता है, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को हम दो भागों में बांटते हैं, तो परंपरागत सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। तो जो परंपरागत मेथड है वो आपका 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक के जितने भी जो टाइम पीरियड था, यहाँ तक के टाइम पीरियड में परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पॉलिटिकल सिद्धांत चले थे। और फिर आपका 20वीं सदी यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ, जिसे व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखते हैं भी परंपरा राजनीति में क्या था। परंपरा राजनीति जो थी वो दार्शनिक कौन थी, यानी कि फिलोसॉफिकल अप्रोच अपनाते थे इसमें। और आदर्श मूल्यों एवं मानकों पर ज्यादा बल देते थे, यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत थे इसमें। संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता था। मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया गया। मनुष्य क्या चाहता है, मनुष्य की क्या क्या आवश्यकता है, स्वतंत्रता, समानता, नागरिक समानता, ये सब अध्ययन का ये सब अध्ययन आपकी पारंपरिक राजनीति में नहीं किया जाता। संस्थाओं का अध्ययन किया जाता। संस्था यानी कि सिर्फ राज्य कैसे बना, क्या राज्य के कार्य होंगे, राज्य को कैसे करना चाहिए। तो ये राज्य एक संस्था हो गई, तो बस राज्य पर बल दिया जाता है। राज्य के अंतर्गत जो मनुष्य रहते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी मूलभूत अवधारणाएं हैं, क्या उनकी मान्यताएं, उन पर कोई बल नहीं दिया जाता। तो यह एक स्वायत्ता नहीं थी। फिर अब इसकी जो अध्ययन सामग्री जो है इतिहास, दर्शन, कानून आदि से प्राप्त होती थी। अब ऐतिहासिक पद्धति, इसकी पद्धति कौन कौन सी? ऐतिहासिक पद्धति थी, दार्शनिक पद्धति और कानूनी पद्धति। यह चिंता मूलक पद्धति पर आधारित था। चिंता मूलक पद्धति यानी कि सिर्फ बैठे बैठे चिंतन करते थे, फिर उसके आधार पर जो है सॉल्यूशन निकालते थे। और इसी पद्धति को हम जो है निगमन पद्धति भी बोलते हैं। सामान्य से विशेष की ओर, या जिसका पहले उदाहरण पहले से पता हो उसे हम निगमनात्मक पद्धति को कहते हैं।
तो ये हो गया आपका परंपरा राजनीति के अंतर्गत। और ऐसे ही आपका फिर जब आधुनिक राजनीति यानी कि 20वीं सदी के बाद पता चला कि हम लोग सिर्फ संस्थाओं का सिर्फ संस्थाओं का तो निर्माण कर रहे हैं, यानी सिर्फ संस्थाओं का निर्माण पर तो बल दे रहे हैं, पर मानव की क्या क्या आवश्यकताएं हैं उस पर हम नहीं बल दे रहे हैं। इसीलिए जो है इसके बाद फिर आपके ह्यूमन राइट्स और आपके मानवाधिकार और बहुत सारी चीजें आने लगी हैं। तो इसमें सबसे पहला कार्य 1925 में हुआ, जो शिकागो यूनिवर्सिटी में सभी आचार्यों ने मिलकर मीटिंग करी, और जिसकी मीटिंग की अध्यक्षता विलियम चार्ल्स मेरियम ने की। चार्ल्स मेरियम को जो है आधुनिक राजनीति का पिता भी बोलते हैं, चार्ल्स मेरियम को भी बोलते हैं, और इसमें आगे डेविड ईस्टन भी आएगा, तो डेविड ईस्टन को भी बोलते हैं। व्यवहारिक राजनीति का जनक भी बोलते हैं चार्ल्स मेरियम को, आधुनिक राजनीति का जनक भी बोलते हैं चार्ल्स मेरियम को। फिर सैद्धांतिक राजनीति का जनक, राजनीतिक सिद्धांत का जनक बोलते हैं का डेविड डेविड ईस्टन को। इसमें दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था, ग्राहम वालेस का और आर्थर वेंटले का। ग्राहम वालेस की पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और आर्थर वेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, ये इनकी पुस्तक थी। यही है, अब देखो आधुनिक राजनीति का दृष्टिकोण, जहां भी आधुनिक आएगा भाई वैज्ञानिकता आएगा। और आधुनिक में हमेशा ही मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया गया। परंपरा में मनुष्य को राजनीतिक मनुष्य का कोई महत्व नहीं था, कोई भी किसी को मार देता था, काट पड़ देता था, ये जान की कोई मूल्य नहीं था। यहाँ पर जान की कीमत होने लगी, तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया गया, फिर तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया गया। ये आपका आधुनिक में जब तथ्यों पर बात होती है हमेशा, वो तर्क पर बात कोई नहीं करता है। और फिर स्वायत्त थी, वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति व उपागम पर बल दिया गया। अब नेक्स्ट है यह, अब हम जो है परंपरा राजनीतिक सिद्धांत को विस्तारपूर्वक समझेंगे, जो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक चला। इसे आदर्शवादी बोलते हैं। आदर्शवादी यानी इसमें ज्ञान की बातें बहुत बहुत ज्यादा होती थी, और काम जमीनी स्तर पर बहुत कम होता था। इनका मूल पद्धति पर या बल देते थे, तर्क वितर्क के आधार पर, और संस्थाओं पर बल दिया जाता था, जैसे राज्य सरकार, संप्रभुता, और उपागम ऐतिहासिक राजनीतिक कानूनी। ये इसको हो गया। परंपरा राजनीतिक सिद्धांत के संबंध कुछ कथन है महत्वपूर्ण, और इसमें से इन पांच में से कोई ना कोई 100% लिख के रख लो। आपके टीजीटी में से एक 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 क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा इन पांच परिभाषाओं में। सबसे पहली परिभाषा ये टीजीटी 2021 में पूछी गई थी, गार्नर की परिभाषा। जो कॉमन क्वेश्चन, जो चार क्वेश्चन आते हैं, चार विषय क्वेश्चन करना था, उसी में ही सबसे पहली परिभाषा लिखी थी कि राजनीतिक विज्ञान का उदय एवं अंत राज्य में होता है। ये होता है गार्नर से। गार्नर उदय, इसमें दो शब्द याद रखेगा, उदय और अंत। जहां आएगा वहां गार्नर आएगा। फिर गैटल, गैटल ने कहा था राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब गैटल की परिभाषा याद रखें हम, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन का भी अध्ययन किया जाता है, ये गैटल ने कहा था। फिर है फ्रेडरिक पोलैक। फ्रेडरिक पोलैक, ये क्वेश्चन आता है काफी बार कि राजनीतिक शास्त्र उसी तरह का विज्ञान है जिस तरह से नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। तो इन्होंने नागरिक शास्त्र के साथ अध्ययन किया इन्होंने। अब लुई ब्राइस ने जो है राजनीतिक विज्ञान की तुलना मौसम विज्ञान से करी है। मौसम विज्ञान की तरह परिवर्तित विज्ञान है। ये किसने किया? लुई ब्राइस में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस विद्वान ने राजनीतिक विज्ञान की तुलना मौसम विज्ञान से करी। फिर है विलोबी। विलोबी की परिभाषा है राजनीति में राज्य सरकार कानून का अध्ययन किया जाता है। यह विलोबी की ये पांच परिभाषा, इनमें बहुत संभावना रहती है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से हमारा आयोग उठाता है। और फिर यहाँ से आपका आधुनिक राजनीतिक विज्ञान आ जाता है, जो कि 20वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ, जिसमें कि दो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ग्राहम वालिस और आर्थर वेंटले। ग्राहम वालिस की बुक है आपकी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और दूसरी आर्थर वेंटले की पुस्तक है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट।
ये आर्थर वेंटले की पुस्तक है। फिर आर्थर वेंटले ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया। अब देखो धीरे-धीरे यहाँ पर ये कोशिश करने लगे कि मनुष्य क्या चाहते हैं, उनकी भलाई ही मनुष्य केंद्रित सारी अवधारणा प्रस्तुत होने लगी क्योंकि जो भी हम नियम बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, मनुष्य के लिए। जब वही कुछ नहीं रहेगा तो उन नियमों का क्या महत्व रहेगा। इसीलिए आधुनिक राजनीति में मनुष्य को केंद्र में रखा जाने लगा, ना कि संस्थाओं को। फिर इस सिद्धांत के उदय में अमेरिकन इसको अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन व अमेरिकन सोशल रिसर्च का महत्वपूर्ण योगदान था। इन दो संस्थाओं का नाम याद रखेंगे, नहीं रखेंगे तो भी ज्यादा इनका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय में, जहाँ पर शिकागो विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि परंपरा राजनीतिक सिद्धांत समस्या के समाधान करने के लिए उपयुक्त नहीं है तथा इसके लिए कोई नई अवधारणा लानी चाहिए, और इसकी अध्यक्षता चार्ल्स मेरियम ने करी। इसीलिए हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक चार्ल्स मेरियम को मानते हैं। आधुनिक राजनीति सिद्धांत का बौद्धिक जनक चार्ल्स मेरियम को मानते हैं, जिनकी पुस्तक है प्राइमरी इलेक्शन। ये आप बुक्स याद करें, हम बुक्स जो है एक दिन अलग से कवर कर लेंगे पूरी। और फिर है व्यवहारिक राजनीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। इसे ही हम व्यवहारवादी राजनीति बोलते हैं, आधुनिक राजनीति को। यह मनुष्य के व्यवहार पर बल देता है। राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित बताया गया है। इसमें तथ्यों के आधार पर तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया गया है। रॉबर्ट डेहल का कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राजनीति में एक आंदोलन है। ये रॉबर्ट डेहल का कथन है, पूछा गया है कई बार और इस बार पूछे जाने की संभावना है। फिर है अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति का उदय हुआ उसे शक्तिवादी राजनीति कहा गया। जो राजनीति का उदय हो रहा है उसे हम शक्तिवादी राजनीति कह रहे हैं। शिकागो विश्वविद्यालय से खत्म हुआ। अब क्वेश्चन ये भी आया था कि शक्तिवादी राजनीति का उदय कहाँ हुआ, तो हम इसे बोल देंगे शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवादी सिद्धांत था या फिर आधुनिक राजनीति का सिद्धांत था, इसके लिए सबसे ज्यादा काम किया चार्ल्स मेरियम के बाद, और इन्होंने ही इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो डेविड ईस्टन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा कुछ मॉडल विकसित किए तथा मनुष्य के राजनीतिक विचार का सही अध्ययन किया। और फिर है मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत का जनक मानते हैं इसे, इन्हें। डेविड ईस्टन को व्यवस्था सिद्धांत का जनक मानते हैं। जो कैटलिन ने क्या कहा है, कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब देखो जहां भी शक्ति का इस्तेमाल होगा वहां हम कैटलिन याद रखेंगे। जैसे कैटायन ऋणायन धनायन होता है, वैसे कैटलिन, उसे हम कैटलिन याद रखेंगे। कैटलिन जो है शक्ति का सिद्धांत होता है। फिर है हेराल्ड ला, हेराल्ड हेराल्ड लासवेल ने क्या कहा है, राजनीतिक विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने एवं मिल बांटकर उसका प्रयोग करने में है। ये आपका हेराल्ड लासवेल ने कहा। इनकी पुस्तक है व्हाट, व्हाई एंड हाउ, शक्ति क्या और क्या, क्यों, कैसे। ये हॉरर लासवेल की पुस्तक है। डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। फिर इसके बाद जो है उत्तर व्यवहारवाद भी है जिसका जनक जो है डेविड ईस्टन को माना जाता है। अब देखिए उत्तर व्यवहारवाद में क्या क्या है जो 1969 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है। यह व्यवहारवाद ना तो क्रिया है ना ही प्रतिक्रिया, यह व्यवहारवाद में संशोधन है। जो हमने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय जहां पर हुआ उसी में सुधार कर दिया तथा उसे
उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया। परंपरा राजनीति प्लस आधुनिक राजनीति। देखिए यहाँ से समझते हैं इसे, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। किसी भी सिद्धांत, एक एक सिद्धांत की अपनी सीमा होती है। जब उस सिद्धांत की अति हो जाती है तो उस सिद्धांत को कोई महत्व नहीं रहता। जैसे कि पहले परंपरा राजनीति का सिद्धांत आया, फिर उसकी ज्यादा अति हो गई, यानी संस्थाएं बहुत ज्यादा हावी हो गई, मनुष्य दबने लगा, विरोध में आया तब उसके विरोध में आया आपका आधुनिक राजनीति सिद्धांत। फिर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जब जब संस्थाओं को कमजोर कर दिया, मनुष्य को महत्व महत्व दे दिया, तो फिर तब मनुष्य कूदने लगे, तो उस सिद्धांत का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया। फिर इसके बाद कुछ कुछ सिद्धांत हमने परंपरा राजनीति से उठाए और कुछ सिद्धांत हमने आधुनिक राजनीति से उठाए, जिस सिद्धांत को हमने आगे चलकर नाम दिया उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत के। यहाँ पर जो है संस्था प्लस मानव दोनों को महत्वपूर्ण बराबर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संस्था भी है, महत्वपूर्ण है। यह दर्शन एवं विज्ञान का समन्वय है, यह अंतर विषय उपागम है। इस सिद्धांत संस्थाओं के साथ, देखो लिखा है संस्थाओं के साथ मनुष्य के व्यवहार पर भी बल दिया गया। और फिर आपका फ्रीमैन की परिभाषा है, इतिहास इतिहास अतीत की राजनीति है तथा राजनीति अतीत का इतिहास है। अब इन्होंने इसके संबंध में अपने अपने मत देने प्रस्तुत कर दिए। इनके भाई इतिहास के बिना राजनीति संभव नहीं है, राजनीति के बिना इतिहास, ऐसे करके इन्होंने अतीत का इतिहास है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए। सीले ने कहा है राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। तो ये आपके कहाँ से आएगा? अब देख रहे हैं आप इसमें इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो ये आपका नाम बोलते हैं, जो परंपरा राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम चार नाम याद रखें, गार्नर, गेटल, पोलैक, प्राइस और विलोबी। ये पांच नाम याद रखें। इनकी परिभाषा के हम दो दो महत्वपूर्ण शब्द उठाएंगे और एक जगह कॉपी में अपने नोट कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। फिर इसके बाद आपका आता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से देखिए कितने जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो इसमें ये आर्थर वॉलेस और वांटले आते हैं, फिर आधुनिक राजनीतिक जनक चार्ल्स मेरियम आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो है, देखिए इससे संबंधित कौन कौन से विचारक हैं। रॉबर्ट डहल ने भी कहा है व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत परंपरा राजनीति का अंतुलन है। यानी कि ये सिद्धांत ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा परंपरा राजनीति के बाद आया है, और दिया किसे? रॉबर्ट डहल ने। तो ये यहाँ से याद रखेंगे ऐसे। फिर इसे ही जो है शक्तिवादी सिद्धांत कहा गया, शक्तिवादी राजनीति कहा गया। तो शक्तिवादी राजनीति के अंतर्गत अ, दो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, एक कैटलिन और आपका हेराल्ड लाफेल, और इन दोनों शक्ति से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। फिर इसका उत्तर उत्तर व्यवहारवाद में आपके डेविड ईस्टन महत्वपूर्ण है। डेविड ईस्टन को जनक माना जाता है। फिर उसमें दो दो नाम महत्वपूर्ण है, एक फ्रीडमैन और सीले। इनकी परिभाषा भी जैसी है, जैसे कि मनुष्य मनुष्य के साथ संस्थाओं का अध्ययन, यानी कि परंपरागत और आधुनिक का साथ में मेल। अब देखो इनकी परिभाषा, जैसे फ्रीडमैन की परिभाषा है, इतिहास अतीत की राजनीति है, वह राजनीति अतीत का इतिहास है। ये फ्रीडमैन ने कहा है, यानी कि इतिहास भी आ गया, अतीत भी आ गया और वर्तमान राजनीति भी आ गई इसमें। और सीले ने कहा है, यही स्टेटमेंट आपका है भूगोल में हेरोडोटस का, इतिहास के बिना भूगोल संबंध नहीं है, भूगोल के बिना इतिहास का कोई महत्व नहीं है। तो हेरोडोटस से याद रखेंगे सीले, इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है। ये भी सीले का स्टेटमेंट है, इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है, वह राजनीति के साथ अपना संबंध भुला देने पर इतिहास साहित्य मात्र हो जाता है। ये इन्होंने सीले ने कहा है। यहाँ तक हमारा राजनीतिक सिद्धांत कवर हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं, राज्य का अर्थ एवं राज्य के निर्माण तत्व। राज्य का अर्थ हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। राज्य का अर्थ है
राज्य सभ्य समाज की पहचान है तथा राज्य समाज व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण है। ये तो आप मोटा मोटा याद रखेंगे। फिर राज्य के कार्य हैं। राज्य के दो प्रकार के कार्य होते हैं, आवश्यक कार्य और लोक कल्याणकारी कार्य। आवश्यक कार्य न्याय, सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना। फिर लोक कल्याणकारी कार्य भी होते हैं। लोक कल्याणकारी जैसे सड़क, पानी, बिजली ये सब देना, ये सब कार्य होते हैं। फिर राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है। हमें राजनीति विज्ञान के संगठित समाज को राज्य कहा जाता है। संगठित समाज को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। सबसे पहले आता है समाज। समाज से बनता है राज्य। राज्य में होती है राजनीति। 16वीं सदी से राज्य का प्रारंभ माना जाता है। इससे पहले के हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले होता था आपके कबीले राज्य। कबीले राज्य के बाद पूर्वी राज्य या फिर प्राच्य साम्राज्य। फिर इसके बाद आपके होते थे यूनानी राज्य। यूनानी राज्य के बाद आपको रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के बाद जब सामंती व्यवस्था का विशेषाधिकार प्रचलन था यहाँ पर, सामंती व्यवस्था। फिर इसका 15वीं सदी में आपका पुनर्जागरण आंदोलन के बाद राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। 16वीं सदी से राष्ट्र राज्य का आपको उदय माना जाता है। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया। इनकी पुस्तक है प्रिंस। किसकी पुस्तक का नाम है? प्रिंस जो है मैकियावेली की पुस्तक का नाम है। अब ये ज्यादातर बातें पता रहती हैं, बट हम इसमें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे राज्य के निर्माण तत्व सभी को पता है, 4 तत्व होते हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या चाहिए, भूभाग अपनी जमीन होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। कैसी सरकार होनी चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए, किसी के अधीन नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन ब्रिटेन ने कोशिश करी कि भारत को डोमिनियन स्टेट हमेशा बनाए बनाए रखें। बहुत कोशिश करी उन्होंने, मगर भारत एंड तक माना नहीं और अपनी आजादी लेकर ही माना। संप्रभु स्टेट पर माना। अब देखो जनसंख्या, ये जो जनसंख्या पता ही है आपको। इसमें जो अपने काम की चीजें हैं वो है ये 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीजीटी में। अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए कितने नागरिक माने? 1 लाख नागरिक अरस्तु ने माने। 1 लाख की जनसंख्या। फिर नागरिक कितने माने? 10,000 नागरिक उन्होंने बताया। अब है प्लेटो। प्लेटो ने 50-40 जनसंख्या मानी। 5,040 जनसंख्या मानी उन्होंने। फिर रूसो ने 10,000 जनसंख्या मानी। भूभाग, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कई बार टीजीटी में। पिछली बार की ही टीजीटी में 2021 में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। भूभाग, जब सीमाएं जब सीमाएं निश्चित हो, जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल 15 मील तक। अरस्तु ने इसे जो है 12 मील माना है। और वायुमंडल। अब इसमें है कि भूभाग को आवश्यक तत्व किस विद्वान ने माना है, किस विद्वान ने नहीं माना है। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहले आवश्यक तत्व नहीं माना है सीले, हॉल और डिग्विट। सीले, हॉल और डिग्विट ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। जबकि कलवर, मैक्स वेबर और वुड्रो विल्सन, कलवर व वी, मैक्स वेबर वी और वुड्रो विल्सन वी। तो हम याद रखें जिनमें वी से आ रहा है, ये तो इन्होंने तो अपना राज्य माना है, या फिर इसे CMW भी लिख सकते हैं। और एस एच डी है सीले, हॉल और डिग्विट। SHD, सीले, हॉल और डिग्विट ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। तीसरा तत्व है इसका सरकार। सरकार है, सरकार पता ही है आपको। सरकार होनी चाहिए एक, उसमें यह राज्य का संवाहक तत्व होता है जो संवाहक राज्यों को आगे बढ़ाता है। राज्य की नीति व सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें ले जाती हैं। और इसमें है राज्य अमूर्त होता है, हमेशा ध्यान रखें। और सरकार होती है मूर्त, यानी कि राज्य अमूर्त होगा, दिखाई नहीं देगा। और सरकार हमेशा आपके सामने रहेगी कि हाँ ये सरकार जैसे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है और सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। राज्य का आकार बड़ा है, सरकार का आकार छोटा है। फिर हॉल ने क्या कहा है?
राज्य व सरकार ने राज्य व हॉल ने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं माना। अब है लॉक। लॉक ने राज्य सरकार में अंतर किया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा है किसने अंतर किया है किसने नहीं, तो हॉब्स और लॉक इससे जुड़े हुए हैं दोनों। हॉब्स ने जो है आपका राज्य सरकार में कोई अंतर नहीं माना, और लॉक ने जो है राज्य सरकार में अंतर माना है। अब जब हम पढ़ेंगे इसमें आगे हॉब्स की विचारधारा और लॉक की विचारधारा, तो वहां से सब क्लियर हो जाएगा ये कि हॉब्स की क्या विचारधारा थी और लॉक की क्या विचारधारा थी, क्यों इन्होंने राज्य सरकार में कोई अंतर नहीं माना और क्यों लॉक ने जो है राज्य सरकार में अंतर किया। फिर आगे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट तत्व है संप्रभुता, सोवरेनिटी। किसी भी किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। जब तक किसी के पास सोवरेनिटी ही नहीं है, वह एक राज्य राष्ट्र नहीं कहलाएगा, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से भिन्न बनाता है। बिल्कुल सही बात है। संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपनी गृह नीति या विदेश नीति का निर्माण कर पाता है। मान लीजिए आपके पास संप्रभु ही नहीं हो, तो फिर कैसे आप गृह नीति बना पाओगे? आपसे कह दिया जाए आप बिल्कुल आजाद देश हो, आजाद देश हो, पर संप्रभु नहीं हो, आप हमारे नीचे काम करोगे। आपकी गृह नीति वही बना रहा है, विदेश नीति वही बना रहा है, तो आप कैसे आजाद हो गए? कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं में पांचवा जो हाँ, कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को पांचवा तत्व माना गया है। कि जैसे कि अब मान लीजिए बहुत सारे देश ऐसे हैं, जो कई सारे आइलैंड हैं जो कई बार यूएन के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हमें मान्यता दे दो, हम भी एक देश बनना चाहते हैं, तो फिर मान्यता दी जाती है। जैसे कि हाल फिलहाल में सूडान में हुआ था, जब सूडान के दो भाग हुए थे, तो तब दक्षिणी सूडान को यूएन ने मान्यता दी थी। अब देखो ये रहा 9 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत एक अधिराज्य था, डोमिनियन स्टेट था, जब तक भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तब तक। और फिर जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का निर्माण हो गया, तब भारत जो है संप्रभु राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ये याद रखें, जब तक किसी देश का खुद का संविधान नहीं होता तब तक वो डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य कहलाता है। अब ये राष्ट्र राज्य में अंतर अंतर करेंगे। राज्य और राष्ट्र में कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है। राष्ट्र एक आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्व है जो राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी लगाव से व्यक्त होता है, जबकि राज्य एक भौतिक तत्व है जो शांति, सुरक्षा, न्याय से संबंधित करता है। वह नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएं आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। राज्य में विभिन्न धर्म भाषा के लोग रहते हैं तथा अपनी अपनी निष्ठा एक जगह पर केंद्रित करते हैं, राष्ट्र के प्रति केंद्रित करते हैं। अपने धर्म व भाषा के प्रति विशेष लगाव को राष्ट्रीयता कहते हैं। तो राज्य ऐसे मान सकते हैं कि राज्य जो है एक ऑफिशियल शब्द है। राज्य एक ऑफिशियल शब्द है। राष्ट्र कोई ऑफिशियल शब्द नहीं है। राष्ट्रीयता क्या होती है? अपने धर्म भाषा के प्रति लगाव होना, कि आपके अंदर कितनी राष्ट्रीयता है, ये राष्ट्रीयता बोलता है। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पर खत्म करते हैं इस लेक्चर को, और फिर हम आगे आने वाली क्लास में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हैं, इन्हें कवर करेंगे, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे सेगमेंट को हम 15 से 20 क्लास में ही समेट लें। फिर जो जो फिर इसके बाद थिंकर्स की हम क्लास करेंगे, तो थिंकर्स जो जो उन्होंने कहा था